हाय नर्सेज, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, अपने क्लिनिकल्स में रोज़ रोज़ पेशेंट्स की जान बचा रहे होंगे। लेकिन हमारी कुछ बडिंग नर्सेज भी हैं जो राइट नाउ बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हैं एंड दे आर ऑल सेट टू गो इनटू क्लिनिकल्स। क्योंकि वहाँ पे जाके जो कुछ अपनी क्लास में सीखा है, 4 साल में सीखा है, उसको प्रैक्टिकली भी तो अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, शायद बीच बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे एक रिव्यू और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ही एक टॉपिक है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इन क्लिनिकल्स। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरियस मेथड्स जिससे कि हम पेशेंट को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं इनटू आवर क्लिनिकल्स। तो आज का ये टॉपिक इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होगा। वैसे भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आज की वीडियो जो है वो सब लोगों ने ध्यान से सुननी है। तो देखिए, जब मैं कनाडा के एक कॉलेज में मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोर्स कर रही थी, तो एक दिन मेरे टीचर की कही हुई एक बात का मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर हुआ और आज तक मैं वो बात अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ। क्लिनिकल्स में हमेशा ये बात याद रखें, कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसकी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत हो, जिसकी पर्टिकुलर डोज हो, जिसके इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट हो, यानी कि उसको देने से पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हो या डिटीरियोरेट हो, उस चीज़ को ड्रग कहते हैं। और मैं ना अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद तक भी इस चीज़ पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ऑक्सीजन भी एक ड्रग ही है। हालांकि हमें एयर से फ्री मिलती है और कोई प्रिस्क्रिप्शन से हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे, लेकिन जब क्लिनिकल्स में वही ऑक्सीजन सिलेंडर की फॉर्म में आती है तो वो एक ड्रग बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्रेस्क्राइब करी जाती है, इसकी पर्टिकुलर डोज होती है, इसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आज के बाद नर्सेज जो भी मेरी वीडियो सुन रही हैं, आप ऑक्सीजन को एज अ ड्रग इमेजिन करोगे, राइट। तो चलिए आज देखते हैं कि फिर क्लिनिकल्स में हम लोग ऑक्सीजन कैसे देते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जो ऑक्सीजन है आपके क्लिनिकल्स में ये सिलेंडर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, जो कि आजकल काफ़ी कम देखा जाता है क्योंकि ये पुराना मेथड है, या लाइन भी आ सकती है ऑक्सीजन की, विच इज़ नाउ डेज हैपनिंग। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट विद द लाइन एंड देन यू कैन गिव ऑक्सीजन टू योर क्लाइंट। अब ऐसा है कि ऑक्सीजन के बारे में ना बहुत बारी ये फेमस था कि ऑक्सीजन इज़ अ कंबस्टिबल गैस। नो, ऑक्सीजन इज़ नॉट अ कंबस्टिबल गैस, इट जस्ट सपोर्ट्स कंबशन। मतलब कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ना कि ऑक्सीजन इटसेल्फ कंबस्टिबल गैस है। अगर ऐसा होता तो इन्वायरमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। तो क्योंकि ऑक्सीजन आग को सपोर्ट करती है, तो हमेशा याद रखें कि जहाँ पे ऑक्सीजन का सोर्स है उसके आसपास में नो स्मोकिंग का बोर्ड होना चाहिए। नोबडी शुड बी स्मोकिंग अराउंड द ऑक्सीजन। एंड इन एडिशन टू दिस, जो भी डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स आप पेशेंट के ऊपर यूज़ कर रहे हो, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है तो उनमें स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए। इफ़ दैट विल हैपन, बहुत बड़ा एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है क्लिनिकल्स में। तो ये प्रिकॉशन रखनी है। एक और चीज़ बहुत याद रखनी है, कभी भी आप पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमेशा ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करके दें। कभी भी नॉन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को ना दें। अगर आप पेशेंट को बिना ह्यूमिडिफायर के ह्यूमिडिफिकेशन ऐड करे ऑक्सीजन देंगे तो पूरे का पूरा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इट हैज़ टू बी वेट इन ऑर्डर टू एक्सचेंज ऑक्सीजन। तो ये बातें जो हैं ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम ऑक्सीजन देते हैं अपने क्लिनिकल्स में। तो देखिए, सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ नेज़ल प्रोंग और नेज़ल कैनुला। ये एक ऐसा मेथड है जो कि सब पेशेंट्स के लिए कंफर्टेबल है और ज़्यादातर ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं जिन पेशेंट में मिनिमम ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है वो करेक्ट करने के लिए, या लॉन्ग टर्म जिनको ऑक्सीजन चाहिए, घर पे ऑक्सीजन चाहिए, तो हम लोग पेशेंट को इस मेथड पे डालते हैं। सीओपीडी वाले जो पेशेंट्स आप देखते हैं ना, ज़्यादातर वो नेज़ल कैनुला से ही ऑक्सीजन लेते हैं। तो अगर मैथमेटिकली बात करें तो नेज़ल कैनुला जो होता है, इसमें 1 to 6 लीटर पर मिनट जो ऑक्सीजन है वो जाती है पेशेंट के अंदर, और FiO2 यानी कि कॉन्सेंट्रेशन है 24 to 44%, जो कि नेज़ल कैनुला मेंटेन करके रखता है।
नेज़ल कैनुला उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जिन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। अब क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट जो है वो मुंह पे मास्क नहीं लगाएगा, तो उस केस में हम नेज़ल कैनुला से दे सकते हैं। इन एडिशन टू दिस उस पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया जिसको वॉमिटिंग हो रही है। अब वॉमिटिंग वाले पेशेंट में अगर हम मास्क लगाएंगे तो वो वॉमिटिंग एस्पिरेट करेगा, लेकिन नेज़ल प्रोंग कैनुला होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि पेशेंट खा सकता है वाइल टेकिंग ऑक्सीजन और बात कर सकता है। तो इन सारी वजह से जो नेज़ल कैनुला है ये काफ़ी अच्छा मेथड बन जाता है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का। तो इसको अब हम अपने दिमाग में फिट करके रखेंगे। नेक्स्ट जो डिलीवरी सिस्टम हमारे पास आता है दैट इज गोइंग टू बी द सिंपल फेस मास्क। अब ये सिंपल फेस मास्क आपने बहुत बारी अपने क्लिनिकल्स में देखा होगा। सिंपल फेस मास्क एक ऐसी डिवाइस है जो कि हम यूजुअली हर उस पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमारी इमरजेंसी में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंप्लेंट्स के साथ आता है। अब ये जो सिंपल ऑक्सीजन मास्क है, मैथमेटिकली देखें तो इसमें जो ऑक्सीजन डिलीवरी आती है दैट इज़ 5 to 8 लीटर पर मिनट, और इसमें जो FiO2 रहता है दैट इज़ 40 to 60%। अब ये जो फेस मास्क है इसमें ये है कि क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट को नहीं लगा सकते, जिसको वॉमिटिंग आ रही है उसको नहीं लगा सकते, इसको लगा के बात नहीं कर सकते, इसको लगा के खा नहीं सकते। तो इस वजह से जैसे मैंने पहले बताया कि आप नेज़ल प्रोंग को यू विल प्रेफर, लेकिन उन पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया जो क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं है, क्योंकि इससे एक नेज़ल कैनुला से बेटर जो डिलीवरी है ऑक्सीजन की होती है, बिकॉज टेक्निकली यू आर गिविंग ऑक्सीजन फ्रॉम अ क्लोज्ड सिस्टम। और इसके साथ साथ पेशेंट को इमीडिएट जो है वो सेफ्टी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि एकदम से उसको पहले रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा था, एकदम से हमने मास्क अटैच किया तो ही इज फीलिंग के ठीक है अब मैं बच जाऊंगा, ठीक है। तो पेशेंट के लिए काफ़ी एक स्नगलिंग फीलिंग जो है वो रहती है। एक इसका नुकसान है कि जब क्योंकि ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जा रही है तो क्या होता है कि माउथ के आसपास में मॉइस्चर जो है वो अकम्युलेट होता है, जिसकी वजह से स्किन क्रैक हो सकती है इसके नीचे। सो वी हैव टू फ्रीक्वेंटली क्लीन द अंडर एरिया। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो सिंपल फेस मास्क है दैट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर द पेशेंट जिसको अभी कुछ डायग्नोसिस नहीं हुआ है, जिस हमें पता है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड मेथड आता है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का, एंड दैट इज़ वेंचुरी मास्क। अब ये जो वेंचुरी मास्क होता है इसकी सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि इसमें ना वॉल्व्स लगती हैं अलग अलग। तो यहाँ पे डायग्राम में हम लोग दिखा देंगे कि अलग अलग रंगों की वॉल्व्स जो हैं वो देख सकते हैं आप। अब इन वॉल्व्स का ये होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इस पर सेट कर सकते हैं। मतलब हम FiO2 बहुत एक्यूरेटली इस पर सेट कर सकते हैं, कितने लीटर पर मिनट पेशेंट में जाना चाहिए वो बहुत एक्यूरेटली इसमें सेट हो जाता है, क्योंकि वॉल्व्स जो हैं वो बार बार हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, और पेशेंट को कितने % प्योर ऑक्सीजन जो है वो चाहिए। इसके साथ साथ जो वेंचुरी मास्क है ये फर्स्ट चॉइस है उन पेशेंट्स के लिए जो पोस्ट ऑपरेटिव रूम में है या जो वेंटिलेटर से वीन ऑफ हो रहे हैं। अब इन दोनों ही पेशेंट्स में जो लंग्स होते हैं वो बहुत एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे, तो वेंचुरी मास्क इज़ अ प्रेफरेबल डिवाइस फॉर दोज पेशेंट्स जिनको लंग्स में एडेलेक्टेसिस के चांसेस हो सकते हैं, पोस्ट वेंटिलेटर पेशेंट्स हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हैं, तो उनमें हम इसको यूज़ करते हैं। अब जो वेंचुरी मास्क है उसमें 4 to 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जा सकती है। FiO2 could be maintained from 24 to 55%, so relatively it is a very effective device. उसके बाद हमारे पास आता है पार्शियल रीब्रीदर मास्क एंड नॉन रीब्रीदर मास्क। ये दोनों ही मास्क हम लोग एक तो CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और बर्न्स के केस में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत प्योर ऑक्सीजन देते हैं। जो पार्शियल रीब्रीदर है वो तो अप टू 90% FiO2 का रखता है, और जो नॉन रीब्रीदर है उसमें 100% जो है कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन पेशेंट को जा सकती है। और इतनी कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन हम इन्हीं 2 केसेस में देते हैं, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है या फिर बर्न्स वाला पेशेंट है, क्योंकि उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड पेशेंट जो है पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि धुआं वगैरह अंदर जाता है, जब आग लगती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो उस पेशेंट में। तो ये पार्शियल रीब्रीदर और नॉन रीब्रीदर जो हैं इनके नीचे एक रिजर्वॉयर लगा होता है, और इनका प्रिंसिपल ये होता है कि पेशेंट जितनी ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहा है सारी की सारी यूटिलाइज नहीं कर रहा, जब एक्सेल कर रहा है तो भी ऑक्सीजन कुछ वेस्ट हो रही है, तो वो ऑक्सीजन टेक्निकली वेस्ट नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड साइड के जो वॉल्व लगे होते हैं उनसे निकल जाती है, जबकि O2 जो है वो रिजर्व हो जाती है इनटू दैट रिजर्वॉयर, और जब नेक्स्ट बार पेशेंट इनहेल करता है तो 100% प्योर ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहा है।
और ये हम तब तक पेशेंट को देते हैं जब तक कि ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 15% से नीचे नहीं आ जाए। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन सी डिवाइसेस पढ़ी? हमने पढ़ी नेजल कैनुला, सिंपल फेस मास्क, वेंचुरी मास्क और पार्शियल रीब्रीदर और नॉन रीब्रीदर फेस मास्क। तो ये सारी डिवाइसेस हैं। ऑक्सीजन 2.5 लीटर कुड बी गिवन बाय RN विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है। तो 2.5 लीटर तक आप दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि पेशेंट की सैचुरेशन 90% से नीचे जा रही है तो येस यू कैन अटैच 2.5 लीटर विदाउट हैविंग एनी प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप नहीं लगा सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि 2.5 लीटर पर मिनट लगाने के बाद भी पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन में कोई खास चेंज नहीं आ रहा, देन दिस इज द हाई टाइम टू इन्फॉर्म द डॉक्टर। देखिए, जब 95 to 100 है पल्स ऑक्सीमेट्री में रीडिंग सैचुरेशन का, दैट इज नॉर्मल। 95 से नीचे जाता है तो आप पोजीशन चेंज करिए, रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट्स दीजिए, पेशेंट जो है उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश कीजिए, मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट कीजिए रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की। लेकिन जैसे ही वो 90 से नीचे हिट करता है फिर आपको ऑक्सीजन जो है वो अटैच करनी ही होती है। और उससे नीचे जैसे ही गिरेगा, जैसे 88% से भी नीचे हो गया ऑक्सीजन लगाने के बाद भी, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म डेफिनेटली आपको करना ही होता है। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज ही, और इस वीडियो को अपने क्लास ग्रुप्स में भी भेजें ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो शायद आपने कॉलेज डेज में अच्छे से नहीं सुना होगा, या अगर आपके एग्जाम्स आने वाले दिनों में है तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मेरा क्या है, मैं तो फिर अगली वीडियो के साथ आपके सामने आ ही जाऊंगी। तब तक वेट कीजिए, क्या पता नेक्स्ट टॉपिक इससे भी बढ़िया हो। थैंक यू सो मच नर्सेस, टेक केयर। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके।